नमस्कार, मैं राम सिंह यादव आपका SK बुक्स के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी SSC GD के लिए ऑफलाइन कोचिंग भी शुरू है, जिसकी फ़ीस हमने 8,000 रुपये 3 महीना या परीक्षा जो भी पहले हो वो संभव हो वो लागू रहेगा। यदि आपको अपने आप पर आत्मविश्वास नहीं है, आप पर विश्वास कॉन्फिडेंस पूरा नहीं है, तो हमारी चैलेंज फीस भी हमने आपके लिए रखी है, वो 12,000 रुपये है। यदि आप फर्स्ट स्टेप को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको 9,000 रुपये लौटाए जाएंगे। हॉस्टल फीस 4,000 रुपये अलग से है। आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 98-120-15-967। इस पर कांटेक्ट करके आप और जानकारी ले सकते हैं इसके बारे में। आज हम बात करने वाले हैं SSC के मैथमेटिक्स के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने प्रतिशत के बारे में पार्ट 1 किया था। आज पार्ट 2 कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिशत का टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है, यदि आपने इस टॉपिक को ढंग से समझ लिया, पूरा कंट्रोल कर लिया, तो पूरा का पूरा लाभ हानि भी इसी पर डिपेंड है। यही लाभ हानि इसी चैप्टर में कुछ क्वेश्चन इसमें आएंगे भी लाभ हानि के, जो आप इसमें भी उनको कवर कर सकते हो। अब पहला प्रश्न क्या है? एक पुरुष का वे मीन्स खर्च, एक्सपेंसेस, उसकी आय का 70% है। यदि उसकी आय में 20% और 50% के दो क्रमिक वृद्धि होती है तो उसका नया व्यय उसके पिछले व्यय से कितना प्रतिशत अधिक या कम होगा, ताकि उसकी नई बचत पिछली बचत की 2.5 गुना हो जाए। यानी नई बचत है, उसके पिछले बचत की 2.5 गुना हो जाए। अब इसमें क्या है, उसकी इनकम आय जो है हम उसको 100 रुपये मान लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज का सवाल है, परसेंटेज में 100 पे तो वैसे भी चलेगा। तो आय 100 रुपये है तो वे क्या है उसका 70 रुपये, बचत क्या आई 30 रुपये आई। क्योंकि 100 रुपये में अगर 70 रुपये वो व्यय कर रहा है, खर्च कर रहा है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसके, तो सेविंग कितनी बचेगी 30% बचेगी। अब क्या है, यदि उसकी आय में 20% और 50% क्रमिक वृद्धि, अब इसका एक सूत्र आपको पहले भी बताया था कि क्रमिक, अगर क्रमिक बट्टा है तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा XY/100, और अगर क्रमिक वृद्धि है तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा। बस ये ध्यान रख लेना, क्रमिक जो बट्टे होते हैं, 2 क्रमिक बट्टों के बाद जो बचता है वो, तो उसमें तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, और इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अपने को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि वृद्धि है, घट नहीं रहा है, बट्टा नहीं दे रहा है, कमीशन नहीं दे रहा है, कम नहीं कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, तो ये हो जाएगा। अब उसकी 100 रुपये थी, तो अब नई इनकम क्या हो जाएगी उसकी, 2 क्रमिक बट्टे हो गए, कितना कितना का 50 + 20 प्लस में 50 गुणा 20/100, यानी 10 बच गए, यानी 80 रुपये उसके बढ़े। 100 रुपये पर 80 रुपये बढ़े तो क्या होगी इनकम उसकी 180 रुपये होगी। ₹180 हो गए। अब क्या कह रहा है कि उसकी बचत 180 रुपये है, और ये कह रहा है कि उसकी पिछली बचत की 2.5 गुना हो जाए। तो पिछली बचत कितनी थी 30 रुपये थी। क्यों थी, 100 में 70 तो खर्च कर रहा था, वो 70% खर्च कर रहा था, वे कर रहा था, तो बचत कितनी आई थी उसकी 30 रुपये आई थी। तो बचत 30 का 2.5 गुना में 5/2 या 2.5 समझ लो, उसका 5/2 कर लो, गुणा में वो आप जैसे भी करें वैसे कर लें, 75 रुपये। अब उसकी क्या है कि खर्च जो है, बचत जो है उसकी पहले 30 रुपये थी, तो अब 2.5 गुना हो गई, यानी 75 रुपये। तो अब उसके पास क्या है, उसका एक्सपेंस 105 रुपये। अब नया व्यय, नया खर्च, पिछले खर्च का कितना % है। पिछला खर्च कितना था 70 रुपये था, क्योंकि 100 रुपये अपनी इनकम माननी थी, तो 70% का मतलब 70 रुपये था। और अब खर्च कितना हो गया उसका 2.5 गुना हो गया, मतलब बचत कितनी थी 30, तो 30 का 75 उसने खर्च कर दिया, 105 बचत आ गई। अब ये कह रहा है कि नया व्यय उसके पिछले व्यय से कितना % अधिक है, यानी 75 का X% 105 है। क्योंकि नया वे 105 है, पुराना वे इसका 70 था,
तो 70 का x% 105 है। 70 का कितना परसेंट 105 है, बस ये 70 यहाँ आ जाएगा, परसेंट का गुणा में 100 यहाँ हो जाएगा, x/100 है। परसेंट का मतलब जहाँ भी परसेंट लग गया बटा 100, आपको पिछले में बताया था। अब इसको काट दो, 15 7 105, 15 दाएँ 150, यानी 150% है। तो कितना परसेंट बढ़ा उसका, 50% अधिक हुआ, यानी 100% तो वो पहला है वो ही रहेगा, और -100 करना होता है अपने को, जितना परसेंट निकालते हैं तो उसमें। तो अब कितना खर्च हो गया उसका, 50% अधिक उसका खर्च हो रहा है। अगला सवाल लो, आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को 40 रुपए में 4 आम कम मिलते हैं। अब देखिए सौदा कितने रुपए का कर रहा है, 40 रुपए का। तो यहाँ 40 गुणा में जितना परसेंट का हो वो बटा 100, और कम या ज़्यादा जो मिले वो भी यहीं आपको लिखना है कि कम मिल रहा है तो अधिक मिल रहा है, तो अधिक मिल रहा है तो लाभ हो जाएगा, भाव गिरेगा तो अधिक मिलेगा, भाव बढ़ेगा तो कम मिलेगा, पर रहेगा ऐसे ही बटा में। अब इनको काटो, यानी एक आम का भाव नया है 2 रुपए। अगर नया भाव पूछता है तो अपने को यहीं फिनिश कर देना है सवाल, कई बार नए भी पूछते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, नया भाव यहीं हो गया। अब परंतु आगे सवाल क्या है, वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था, अब 2 रुपए अब है, तो 15 आमों का अब कितना मूल्य होगा, 30 रुपए हो गया, नया भाव 30 रुपए। अब ये 30 रुपए क्या है, 20% की वृद्धि पर आया है, यानी उस भाव का 125% है। 20% की वृद्धि का मतलब है कि उस पुराने भाव का कितना है, 120%। तो x का पुराने भाव का, x का मतलब पुराना भाव, पुराने भाव का 120% 30 रुपए है। 120 बटा 100 हो गया, ये इधर 100 बटा 120 हो जाएगा, 0 से 0 काट दिया, 4 4 25 चौका 100, यानी पुराना भाव क्या था 15 आमों का, 25 रुपए था। यानी इस सवाल में ध्यान रखना कि बढ़ा भाव घटा भाव पूछेगा तो जितने रुपए का आप सौदा कर रहे हैं उसका परसेंट कितना होगा, और उस परसेंट के ऊपर जितनी चीज़ें कम मिल रही हैं या ज़्यादा मिल रही हैं उसका अपने को भाग देना है, यानी बटा करना है। एक ही इक्वेशन में आपका काम हो जाएगा, ये ध्यान रखना। आगे चलो, ये जो भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये एसएससी के डिफरेंट एग्जाम में लिए हैं, और ये टीसीएस जो टाटा कंसल्टेंट एजेंसी है, सर्विस है, जिसको ये दे रखा है काम एसएससी का, उसी एजेंसी के क्वेश्चनों में से हमने पुराने जो क्वेश्चन हैं 23 में भी लिए हैं, और भी एग्जामों में, इक्विवेलेंट एग्जामों में लिए हैं, वो सारे हम इसमें आपको दे रहे हैं। आएंगे क्वेश्चन इसी ढांचे के आएंगे, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन को टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, घुमा देते हैं, बस और कुछ नहीं है। आप सारे क्वेश्चन उसी पर आधार पर आप इसमें देखेंगे। अब रेखा अपनी मासिक आय का 75% खर्च करती है। मान लो उसकी 100 रुपये आय है तो 75 रुपये खर्च करती है, 25 रुपये वो बचाती है। बचाती कितना है, 25 रुपये, खर्च कितना करती है, 75 रुपये। यदि उसकी मासिक आय में 15% की वृद्धि होती है और वह अभी भी पहले जितनी धनराशि ही बचा पाती है, कितनी बचा पा रही है, 25 रुपये, और वृद्धि कितनी हो रही है आय में, 15%। इसका मतलब अब उसकी आय कितनी होगी, 115 रुपये, क्योंकि 100 का 15% का मतलब 115 होगी, वृद्धि हो रही है, और वह अभी भी पहले जितनी धनराशि ही बचा पाती है। तो कितनी बचा पाती है, 25 रुपये। तो खर्च कितना कर रही है, 90 रुपये। तो उसके खर्च में कितने % की वृद्धि हुई, यानी पहले कितना खर्च करती थी, 75 रुपये। तो 75 का कितना % 90 है, बस ये याद करना है। 75 का x% 90 है, तो आप 75 को यहाँ से यहाँ ले आएंगे और ये x% का गुणा 100 हो जाएगा। 25 से 4 3 3 से काटा तो 30, 120%, यानी 20% की वृद्धि है। 120% का मतलब जो टोटल सही 120 होता है उसमें 100 अपने को घटाने होते हैं। तो ये कितना हो गया, 20% की वृद्धि है ये। बस इसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा ये है कि समझने का चक्कर है, बाकी इसमें सवाल में कोई ज़्यादा वो नहीं है परेशानी, केवल एक समझने का है कि भाई 75 रुपये खर्च करती है, यदि उसकी मासिक आय 15 रुपये की वृद्धि हो रही है तो 15 रुपये वृद्धि का मतलब 115 होगी, और कहता खर्च उतना ही कर रही है, तो खर्च तो 25 पहले कर रही थी, अभी 25 कर रही है, तो बचत अब 90 आ गई। तो ये है कि
मासिक आय का 75% खर्च करती है, तो अब उसमें खर्च में कितने % की वृद्धि होगी। ये आगे चलो। एक व्यापारी किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक रखता है तथा अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इसमें देखिए, प्रतिशत से सीधा भी कर सकते हो या ये सूत्र भी कर सकते हो, परिवर्तन वृद्धि या कमी। तो इसमें x प्लस 100 प्लस x का मतलब तो जो क्रय मूल्य से अधिक रखता है वो, और ये जो x डिस्काउंट देता है वो माइनस कर देंगे y। तो ऐसे कर लें। यानी 17% उसको लाभ होगा। और इसको प्रतिशत से सीधा करना चाहे, ये सूत्र ना याद रहे तो सीधा कर लो कि भाई 30% बढ़ाकर रख रहा है तो क्रय मूल्य का 130 रुपये वो रख रहा है, और 10% डिस्काउंट का मतलब है कि 100 रुपये की चीज़ को 90 रुपये में दे रहा है, 10% डिस्काउंट दे रहा है। तो उसमें भी आप कर सकते हैं, वो इक्वेशन बनेगी। यानी 130 का 90% कितना है, ये अपने को करना पड़ेगा। तो अब इसमें वही आ गया, इक्वेशन वही है, तो काटोगे तो वही 17% आ जाएगा। एक व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन मूल्य पर 40% की वृद्धि करता है, यानी 40% अधिक अंकित कर देता है। सवाल वही है कि एक व्यापारी अपने सामान पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित कर देता है, वो भाषा बदल देते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं होता। अब वह 20% छूट भी बेचकर 48 रुपये का लाभ कमा रहा है। तो वही चीज़ है, फिर भी 140 गुणा में 80 बटा 100, 14/112 माइनस 100, 12% का लाभ कमा रहा है वो। जैसे पिछला सवाल था, यहाँ तक वही सवाल है, कोई फर्क नहीं है उसमें। 12% का लाभ कमा रहा है। अब 12% का लाभ का मतलब 48 रुपये उसने कमाए हैं, तो क्रय मूल्य का, किस मूल्य का 12% 48, लागत मूल्य का 12% 48, तो ये 12 यहाँ आ जाएगा गुणा में 100, 12 चौक 48, 400, ये उसका लागत मूल्य रहेगा। वही सवाल है जो पिछला था, उसमें 12% 17% आया था, अब उसे थोड़ा आगे बढ़ा दिया। अगर लागत मूल्य का 12% 48 है, तो लागत मूल्य क्या है। अब क्या है कि अनुपात के भी पूछ लेते हैं इसमें क्वेश्चन, और इसको थोड़ा सा समझ लेना, कोई ज़्यादा परेशानी इसमें भी नहीं है। यानी एक ही आय का P%, एक ही आय का P% का मतलब P/100 बराबर कितना है, B की आय का, यानी Q की आय का, एक की आय का P%, B की आय का Q% बराबर है। तो A और B का आय का अनुपात ज्ञात करना अपने को। अब इसमें क्या करना अपने को, ये B यहाँ से यहाँ जाएगा, A/B बन जाएगा, और ये जो Q/100 था, ये इधर का 100/Q हो जाएगा। 100 से 100 काट दिया, P/Q। अब ये ध्यान रखना Q/P, क्योंकि ये P इधर आ गया था अपना, ये यहाँ से यहाँ आ गया इधर, और ये इधर है, तो अब इसको काट दो, Q/P होगा, ये याद रखना। अब इसमें क्या करना है कि अनुपात में ये Q आएगा, ये B का P आएगा, बस ये ध्यान रखना। क्योंकि अपन जानते हैं A अनुपात B को अपन बटा में लिखाएंगे तो पहला है ये ऊपर आ जाएगा और दूसरा है वो नीचे चला जाता है, ऐसे लिखते हैं। आगे सवाल है, देखो, A की आय का 25% और B की आय का 35% के बराबर है। A का 25% बराबर B का 35%। अब ये है B, तो यहाँ आ जाएगा A/B बराबर B का 35% जो है, ये 35
बटा 25 हो जाएगा। एक चीज़ का बस यहाँ छोटा सा है, इसको ध्यान रख लेना, फिर कभी भी नहीं भूलोगे आप। ये क्रॉस होते हैं, बस ये समझ लेना कि A का 25% ऐसे पढ़ा जाएगा, B का 35% ऐसे पढ़ा जाएगा। बस इसको समझ लेना कि A का 25% है, 10% है, 20% है, वो क्रॉस में ऐसे आ जाएगा, और B का जो है वो ऐसे हो जाएगा। अब इनको काट दो, अनुपात बन गए 7/5, यानी A अनुपात B। अभी जो मैंने बताया था कैसे लिखा जाएगा, 7/5, ये उत्तर हो जाएगा इसका। तो A और B की आय का अनुपात याद करें। A अनुपात B क्या हो गया, 7/5। बस ये चीज़ का ध्यान रख लेना कि इनका क्रॉस पढ़ा जाए, A का 25%, B का 35%। इसमें गलती मत कर देना क्रॉस को समझने में। अब ये भी उसी टाइप का ही है। A का P की आय का 40%, अब P का 40 अपने को यहाँ लिखना है बटा Q का 75% यहाँ लिखना है। जैसे मैंने बताया था, ये ऐसे होना चाहिए। बस ये अगर आपने सही लिख दिए तो आपका कभी गलत नहीं होगा। अब इनको काट लो। काटने में क्या है, 5 से काटा 15/8। अब P का 15 और Q का 8 है, तो Q की आय P की आय का कितना % है। अब Q की आय बन गई 8, P की आय का, तो P की आय का यानी सीधा समझ लो 15 का X% 8 है, 15 का X% 8, क्योंकि तो Q की आय 8 है, P की आय का कितना % है, तो Q की आय P की आय का कितना % है, (160/3). अब 160/3 जो है, इसको अब हम परसेंटेज में लिखेंगे तो 53 सही 1/3 कर लो, या 53.33, जैसे अभी है ऑप्शन देख लेना, उस ढंग से आपको इसको करना है। यानी P की आय का यानी 15 का कितना % 8 है, अपने को ये समझना है। 15 का कितना % 8 है, तो 8/15 हो जाएगा, गुणा 100, काट लो। अब मिश्रण पर आधारित है। मिश्रण वालों में क्या समझना है आपको, एक चीज मुख्य समझनी है आपको कि मिश्रण में 2 वस्तुएं होती हैं। एक वस्तु को कम या बत्ती करेगा और एक वस्तु फिक्स रखेगा, जितनी है उतनी रखेगा, उसको ना बढ़ाएगा ना घटाएगा। तो अब इसमें क्या है, 40 लीटर दूध व पानी के घोल में 10% पानी है, कितना पानी और मिलाया जाए, यानी पानी और मिला रहा है, दूध को नहीं छेड़ रहा, दूध जितना है वही रहेगा, पानी और मिला रहा है, ये ध्यान रखना है कितना पानी और मिलाया जाए कि नए घोल में पानी 20% हो जाए। अब अपने को इसकी मात्रा, जो चीज़ नहीं मिलाई जाती उसकी रियल क्वांटिटी एक्चुअल में वो कितना है, परसेंटेज में नहीं, एक्चुअल उसका वेट, मेजरमेंट, लीटर, मीटर, ये कितना है ये देखना है। अब 40 का 10% पानी है, तो 40 का चाहे तो 90% दूध समझ लो, यानी 36 लीटर, या आप ऐसे भी कर सकते हो 40 का 10% करो, 4 आ जाएगा, 40 में से फिर 4 घटा दो, चाहे बाद में घटा लो या पहले घटा लो, आपको रियल क्वांटिटी दूध की ज्ञात करनी है। अब अगला सवाल, अपना अगला पार्ट क्या बना कि कितना पानी और मिलाया जाए कि पानी 20% हो जाए। तो अब अपने को क्या करना है, किस वेट का 80% 36 है, क्योंकि दूध तो उतना ही रहना है जितना है, और पानी 20% हो जाए, तो परसेंट तो 100 होता है, 100 में से 20% पानी हो गए तो दूध कितना बचेगा, 80% बचेगा। तो अपना सवाल क्या बनेगा, यानी कितने लीटर का किस घोल का 80% 36 है। यानी 45 लीटर, यानी 45 लीटर घोल चाहिए पूरा, जिसमें से 40 लीटर अपने पास पहले है, तो 5 लीटर पानी और मिलाया जाएगा जब इस कंडीशन के मुताबिक बैठेगा।
यानी जो भी चीज़ एक फिक्स रखनी है और एक फ्लैक्चुएट होनी है। जो फिक्स रखनी है उसकी क्वांटिटी कितनी है ये सबसे पहले ज्ञात करो कि वो कितना लीटर या केजी है या है वो। अगला सवाल देखो, इसी टाइप का है। 50 किलो शीशा व टिन के मिश्रण में टिन व शीशा का मिश्रण कितना है? 50 किलो। 60% शीशा है, कितना शीशा और मिला जाए? शीशा ही मिला रहा है इसमें, ये भी ध्यान रखना है कि शीशा मिला रहा है तो टिन जो अपनी है वो फिक्स है, टिन को ना छेड़ रहा है, ना घटा रहा है, ना बढ़ा रहा है। तो अब टिन ना घटाई बढ़ाई जाए तो अपन टिन की मात्रा ज्ञात करेंगे। और टिन कितनी है? 60% तो शीशा है, तो 50 का या तो 40% सीधा निकाल दो, 20 kg, या पहले 60% काट कर फिर घटा दो, क्योंकि आखिरी में शीशा घटाना पड़ेगा तो टिन टिन ज्ञात करनी है अपने को, तो पहले घटा लो या बाद में, परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ना आपको। 20 किलो। अब क्या है कि नए मिश्रण में शीशा 75% हो जाए तो टिन की मात्रा कितनी बचेगी? 25%, क्योंकि नए जो मिश्रण है उसमें 75% तो शीशा चाह रहा है, तो 75% शीशा चाह रहा है तो टिन की मात्रा क्या बचेगी अपनी? 75%। अब देखिए 25 किलो होगी, 25 किलो बनेगी, 25% बनेगी, तो अब हमारे पास टिन तो 20 ही है, किलो ही है, तो नए मिश्रण का 25% 20 किलो, यानी नया मिश्रण कितना है उसका 25% तो 20 किलो है। तो 25/100 इधर आएगा तो ये 100/25, 25 चौका 100, 80 kg है नया मिश्रण, जिसमें से 50 किलो अपने पास पहले से है, तो 30 किलो और मिलाया जाए, ये आपको समझना है। यानी 50 किलो तो पहले से है, नया मिश्रण पूरा चाहिए अपने को 80 kg चाहिए। तो इनमें एक चीज़ का बस ध्यान रख लेना कि जो क्वांटिटी फिक्स है, जिसको घटाया भी नहीं जाए बढ़ाया भी नहीं जाए, उसकी मात्रा कितनी है ये याद करना आपको। ये समझ गए होंगे आप आराम से। अब इसमें है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 10% की दो क्रमिक छूट देता है। अब 20% और क्रमिक छूट है ये, तो छूट में क्या हो जाएगा? x + y - xy/100, यानी 10 जमा में 20 माइनस में 10 × 20/100 2, यानी 28, यानी 28% तो छूट हुई, तो वैल्यू उसकी कितनी बची? 72%। अब 72% बचाओ माल, यानी छूट देने के बाद 72% का वो अर्जित कर रहा है। अगर 100 रुपये का बुक्स थी, उसकी सामान था, तो 72 रुपये वो रिसीव कर रहा है, 72 रुपये ले रहा है। तो अब क्या है कि 72 रुपये तो वो ले रहा है और 8% का लाभ भी कमाना चाह रहा है। तो अपने को क्या देखना है, किस मूल्य का 72% 108 है, यानी 8% का मतलब 100 + 8, भाई जितना माल है वो तो है ही है, जितना का लागत है वो तो है, 8% एक्स्ट्रा ले रहा है, तो 100 जमा 8 कर देंगे, तो 72/100 हो जाएगा, और इधर आएगा तो 72 नीचे हो जाएगा, 100 गुणा में हो जाएगा। अब काटो, 36 × 36 दूनी 72, 36 × 108, 50 × 150 माइनस 100, 50% वो कितने % अधिक है? 50% अधिक है लागत मूल्य से। ये आपको समझना है। वो एक ही बात है, मतलब x का मतलब लागत मूल्य का 72% 108 है, क्योंकि वैल्यू 72% बची उसकी, 28% डिस्काउंट में गया और वैल्यू क्या बची? 72% बची। आगे भी और एक सवाल है इसी टाइप का, इसमें 3 डिस्काउंट दे रहा है वो। एक स्कूटर पर 10%, 5% और 2% की 3 क्रमिक अनुक्रमिक छूट पर बेचा जाता है यदि स्कूटर का अंकित मूल्य, अब इसमें भी वही है, अब इसमें ये -100 नहीं करेंगे तो उसकी वैल्यू है वो बच जाएगी। अब भाई इतनी वैल्यू का वो है माइनस, अब इसमें क्या करना है? 100 × 10 यानी 90%, 95% और
98 बटा 100 और गुणा में 100, क्योंकि वो 100 रुपये की तो वस्तु है ही। अब इसको काटो, इनको 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया। अब अपने को 19 5 95 और 5 दूनी 10 और ये 98 है तो 2 को काटा, 47 यहाँ तो 2 49, अपने पास 100 बच गया और 9 गुणा 19 गुणा 49 आपके पास ऊपर बच गया। अब एक चीज़ का मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों को कि 25 तक की टेबल आपको मैथ के लिए ज़रूर याद करनी पड़ेगी, क्योंकि 25 तक की टेबल नहीं याद करोगे तो आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा पेपर में, और पेपर में समय के अलावा आपके पास सब कुछ होता है। तो अब इसके 2 फैक्टर बना जाए, एक 19 का एक 9 का, तो 19 नामा 171 हो गया और 49 से अपने को गुणा करना है, 9 एकम 9। अब 17 नामा अगर आपको पता है 17 नामा 153 है तो आप सीधा लिख दोगे, नहीं इसको भी 2 बार में करोगे। 4 17 चौका 68, 9 7 8 5 13 का 3 असल 1 7 और 1 8, और नीचे 100 बचे हुए थे तो 2 दशमलव छोड़ कर ये कर देंगे। ये इतना परसेंट अपने को अभी बचा हुआ है, यानी हमारी जो वैल्यू है वो 83.79% की वैल्यू है। इसमें से 100 घटा देंगे तो इतना डिस्काउंट दिया नू कहेंगे, और अगर इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है तो ये है, डिस्काउंट पूछता तो -100 कर देते, 16 पॉइंट समथिंग आ जाता। तो ये ध्यान रखना है इस सूत्र का। अब क्या है, 83.79 आया था अपना, तो 18,000 का 83.79 कितना परसेंट है, तो परसेंट का एक तो लग गया 100 और एक इसका डेसिमल आप ख़त्म कर लिया करो, क्योंकि डेसिमल के साथ गुणा करने में या भाग करने में आपको परेशानी आएगी। आप क्या करें कि डेसिमल को आप ख़त्म कर लें। अगर डेसिमल के इधर 1 अंक है तो 10 लिख दो, 2 अंक है तो 100 लिख दो। अब इनको अगर आप काटोगे तो आपका आएगा, ये आएगा 15,082, 15,082.2 आएगा शायद इसमें, क्योंकि इसको 83.79 का 18 से गुणा करेंगे और अपने पास नीचे तो एक ही डेसिमल है, तो 18 से इसका गुणा करेंगे आप, तो इसमें 972 2 आएगा लास्ट में, और अपना एक डेसिमल भी रहेगा, तो ये आएगा, क्योंकि 2 के इधर डेसिमल को आना है, तो ये 15,082 आ जाएगा। गुणा करके देख लेना, कोई इसमें वो चीज़ नहीं है। आगे अब जनसंख्या संबंधी प्रश्न आएंगे। जनसंख्या संबंधी प्रश्नों में क्या है, ये चक्रवर्ती ब्याज ही है एक तरह से, और चक्रवर्ती ब्याज की तरह जैसे प्रारंभिक मूल्य, इसमें प्रारंभिक संख्या कह देते हैं, उसमें मूलधन कह देते हैं, गुणा में 1 + r/100। परंतु ब्याज में क्या है कि बढ़ता ही बढ़ता है हमेशा, ब्याज घट नहीं सकता कभी। ऐसा कोई बैंक नहीं है दुनिया में जो आपसे ही पैसे ब्याज के ले, भाई हम आपकी मनी की सिक्योरिटी कर रहे हैं, आप हमें कुछ और दे कर जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। सभी बैंक कुछ ना कुछ देते ही हैं। तो अब क्वेश्चन देख लो। अब ये थोड़ा सा एजेंसी ने घुमाया है क्वेश्चन को, विज्ञापन तो करते ही हैं। पहले वर्ष के दौरान शहर की जनसंख्या 5% की वृद्धि हुई है और अगले वर्ष के दौरान 4% कम हुई है, और 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या उसने ये दी है। तो ये कह रहा है कि 1 वर्ष के बाद क्या थी, यानी 2 वर्ष के बाद थी। तो 2 वर्ष के बाद का तो ये मतलब हुआ कि आपने 105/100 गुणा में 96/100 ये किया था मूलधन का, जो भी प्रारंभिक जनसंख्या थी उसका। अब हमें क्या करना है कि पहली साल का तो ये है ही 105, उसमें जोड़ दिया इसने। अब 2 साल के बाद जनसंख्या ये थी, तो हम कर लेंगे 1 साल की जनसंख्या के बाद, यानी x का 96% क्या है, 30,240 है। 96%, क्यों है 96%? क्योंकि अगले साल तो 4% कम हुई है, तो 4% कम होने के बाद आया है, तो उसका 96% मिला है अपने को। पहली साल का 105% है ये। तो अब इसमें क्या है, 96 आ जाएगा गुणा में 100। अब इनको काटो, 0 को रख लो,
कोई भी संख्या के अगर इकाई दहाई के अंक 4 से कटते हैं तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। अब 0 के अलावा यहाँ 24 हैं, वो भी कटेगा, 40 भी कटेगा 4 से। तो 4 से काटा आपने 24 चौका 96, और इधर 4 से काटा आपने तो 7 चौका 28, बच गई 2, 5, फिर 2 बच गई 6, 0। अब इसको 24 से काट लो, 7 चौका 28 का 7, बच गई 2, तारा 2, 5 चौका 20, फिर 2 बच गई 6 चौका 24। अब इसको 24 से काट दो। अब इसको काटेंगे तो आप ये आएगा 31,500 आ जाएगा। इसको काट लेना, क्योंकि ये अब 24 से भाग देंगे अपन तो 24 पीछे 24 × 72, 3 पे गया, अब बच गई 3, तो 24 एकम 24 और बच गई 12, तारा 0, 24 पंजे 120 और 2 0 ये है, तो ये बच जाएगी। काट सकते हैं, काटने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस के लिए काटने आप आराम से काट लोगे। अब क्या है, ये वेन डायग्राम पर आधारित भी प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी। वेन डायग्राम पर, वेन डायग्राम में क्या है कि इसमें 80% अंग्रेजी में तथा 70% गणित में पास हुए हैं, परंतु ये संख्या दोनों विषयों में फेल की दे रहा है, तो हमने को इनमें को भी फेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी अंग्रेजी में 20% फेल हुए और दोनों विषयों में 10% हैं, और गणित में 70% गणित में फेल हुए, पास हुए तो 30% फेल हुए। अब अकेले फेल क्या बचे, ये बचे 10। क्यों बचे, क्योंकि ये पूरा सर्कल मिला के था 20 और 10, अब ये सर्कल इतना कट गया तो ये 20 में से 10 बच गए। इंग्लिश में फेल हुए 10 और 10 तो हैं ही, और उसमें फेल हुए 20, तो अब इनको जोड़ो, 10 10 20 20 40, यानी 40% फेल हुए हैं। 144 परीक्षार्थी दोनों विषयों में पास हुए, तो पास कितने हो गए, 60% हो गए। तो अब कुल विद्यार्थियों का x का 60% है 144। अब 60% में नीचे आ जाएगा, गुणा में 100 हो जाएगा, 0 से 0 काटा 6, 24 छक्का 124, गुणा में 10, 240। यानी इस तरह कन्वर्ट कर लें इनको, जो यहाँ दे रहा है इसमें कन्वर्ट करो। पास कर रहा है तो पास में कन्वर्ट कर लो, फेल की कर रहा है तो फेल में कन्वर्ट कर लो, और इस तरह 2 डायग्राम एक बना लो। तो ये है, ये हमारी बुक्स भी हैं, और एसएससी जीडी की बुक है एक हमारी। इसमें टोटल हमने लेटेस्ट क्वेश्चन जो टाटा कंसल्टेंट सर्विस है उसके आधार पर दिए हैं, और एक पेपर सेट भी है जिसमें हमने 23 के पेपर भी दिए हैं। जनवरी में हुआ था 10-11 के आसपास, पिछले साल जनवरी में। और एक चीज़ का और ध्यान देना कि हमने ऑनलाइन सॉल्यूशन दिया है हर क्वेश्चन का, यानी खाली उत्तर नहीं बता दिया कि ABCD है, उसका सॉल्यूशन जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको, इसी तरह आपको ऑनलाइन करके दिया है कि भाई ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो ऑनलाइन में आप उसको स्कैन कर लें गूगल पर जाकर, और स्कैन करते ही आपका वीडियो उसमें आ जाएगा, जो भी हमारा टीचर पढ़ा रहा होगा सवाल को। तो इस तरह कोई सवाल में गलती नहीं हो सकती, लिखने में गलती हो सकती है, टाइप कराने में किसी में गलती हो जाएगी, पर पढ़ाते समय तो सबको पता है ये सही पढ़ाना ही पढ़ाना है। तो इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये हमारी किताब में भी सभी प्रकार के हैं, और लेटेस्ट पैटर्न के हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन भी लेटेस्ट हमने डाले हुए हैं। इस एग्ज़ाम के लिए SK बुक्स सभी बुक्स की शॉप्स पर उपलब्ध है, और आप ऑनलाइन अगर लेना चाहते हैं तो हमारी ये पुस्तक ऑनलाइन पर भी उपलब्ध है, जिसके लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम SSC के एग्ज़ाम्स की सभी प्रकार की तैयारियां कराते रहेंगे, और अन्य एग्ज़ाम के बारे में भी स्टडी मटेरियल और इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।